आप सभी का एसजीसी के ई क्लब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अजय सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, आप लोगों को गति जैसा एक पदार्थ विज्ञान के टॉपिक पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को आज मैं बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक होगा। टॉपिक यहाँ मैं लिखा हूँ, मोशन क्लासिकल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। गति की मॉडर्न और प्राचीन अवधारणाएँ क्या है, इसी प्लेटफॉर्म पर हमें लेक्चर के लिए बुलाया गया। इसके लिए सबसे पहले आदरणीय प्रबंध निदेशक सर, एसजीसी ई क्लब के सभी सहयोगी सदस्य, आप लोगों का आभार। और यह प्लेटफॉर्म एक दूरदर्शी सोच के साथ चलाया जा रहा है ताकि हमारे जो छात्र हैं इससे जुड़े और वो अपने नए विज़न को तैयार करें, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के भी अपने विचारों को प्रस्तुत करें और हम लोगों के द्वारा जहाँ तक संभव है एक नए विज़न के लिए हम लोग इस तरह के टॉपिक को प्रेजेंट करने का एक कॉन्सेप्ट बनाए हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि साइंस का विषय थोड़ा जन सामान्य से हटके है, फिर भी जो टॉपिक मैं रखा हूँ, मोशन, गति और इससे जुड़ी जो हमारी प्राचीन व मॉडर्न कहें, नवीन कहें, क्या अवधारणाएं हैं, इस पर हम सहजतापूर्वक कुछ फैक्ट्स बताएंगे जो हर कोई समझ सकता है। वह कोई ज़रूरी नहीं है कि विज्ञान का बहुत विशेषज्ञ हो, जानकार हो, ऐसा कोई हम क्वांटम कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इस संसार में, यूनिवर्स में, इस संसार में जो कुछ भी है वहाँ सिर्फ दो ही चीज़ है। अगर हम विज्ञान के दृष्टि से देखें, या तो पदार्थ है, पदार्थ जिसको हम मैटर कहते हैं, और दूसरा ऊर्जा है। दो चीज़ें हैं। एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। और हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारा पूरा जगत इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है विज्ञान की, वह पदार्थ और एनर्जी के नए आयामों की खोज है। वास्तव में हमारी जो विज्ञान का मूल अवधारणा ये है कि हम उस सत्य तक पहुंचना चाहते हैं जो हमसे परे है, और दूसरी अवधारणा ये है कि उस सत्य के द्वारा जन सामान्य को कैसे और विकसित करें, हम विज्ञान की अवधारणा को सुलभतापूर्वक अपने जीवन में कैसे लाएं और उसको उपयोगी बनाएं अपने लिए और अपने इस पूरे जगत के लिए। जगत की हम बात करें तो हम भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। तो आप लोग, मैंने बताया कि टॉपिक हमारा गति है, और गति की जो अवधारणाओं पर हम बात करना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो बना हुआ है वह वास्तव में दो चीज़, एनर्जी और मैटर से है, और इसका निर्माण का मूल चीज़ गति है। हम बताएं कि अगर गति के चलते ही, मोशन के चलते ही हमारी हर एक चीज़ों का निर्माण हुआ है, तो जो तीसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह गति है। इसीलिए मैंने गति जैसे टॉपिक को यहाँ रखा है, क्योंकि गति से ही पूरी सृजन हुआ है। हमारा चाहे बिग बैंग हो, यूनिवर्स बिग बैंग सिद्धांत है जिससे हम पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। जॉर्ज लेमेट्रे ने इसको दिया था। और चाहे हमारी शरीर हो, बॉडी हो, अगर इसमें गति है, गति है, स्पंदन, तभी तक हम जीवित हैं। और जब स्पंदन नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। हमारी अगर हार्ट की बात करें, ये भी एक गति करता है।
हार्ट बीट हम लोग जानते हैं, अगर हार्ट बीट ना हुआ तो हमारी ब्लड का गति जो है रुक जाएगा और उसी समय हमारी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो मूलतः गति, चाहे हम किसी एटम्स की गति की बात करें, कोई आयंस अथवा मॉलिक्यूल की गति की बात करें, उनके गति से ही हर चीज़ों का निर्माण है। अगर H2O पानी बना है तो पानी भी एक रिजल्ट है गति का, और गति के इंट्रैक्शन का, उनकी कुछ गति के द्वारा जो क्रियाएं हुई है उसका रिजल्ट है। जैसे आपके 2H आकर के क्या बनाए हैं, H2O बनाए हैं, H2 बनाया है, और यह H2 फिर किसी ऑक्सीजन से आकर के मिला है तो हमारा H2O बना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही फंडामेंटल बात है कि हम गति के अलग अलग आयामों को समझ करके हम नए चीज़ों का निर्माण किए हैं। अगर हमारी एक कोई मोटर बाइकल है और वह काम का तब है जब वो गति कर सकता है, मैकेनिकल इस तरह से सेटअप है, अगर गति न करे तो किसी काम का नहीं है। तो गति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, गति को समझना महत्वपूर्ण है। और मैंने इसीलिए पहला एक बेसिक टॉपिक विज्ञान का जो लिया हूँ, अन्य टॉपिक को इसी क्रम में मैं लेता रहूँगा, वह मैं गति का चुनाव किया हूँ। मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि चूँकि ये जो मोशन की बात हो रही है, यह गति वैज्ञानिक परिदृश्य में हम देख रहे हैं, और मेटाफिजिक्स का मेटाफिजिक्स की अवधारणा पर इसका हम डिस्कस करेंगे। मेटाफिजिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी अवधारणा, विज्ञान की ऐसे थॉट्स जो हम सामान्य चीज़ों को, जैसे अपनी इंद्रियों के द्वारा जिसको हम न महसूस कर पाएँ, जैसे छू करके, चाहे सामान्य तरह से हम देख करके न महसूस कर पाएँ, तो वह सारी चीज़ें हम मेटाफिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं हम। तो यहाँ पर मेटाफिजिक्स इसलिए मैंने बताया क्योंकि जो हमारी सबसे प्राचीन गति की अवधारणा है, जिसको हम कहते हैं प्राचीन गति, अथवा इंग्लिश में जो इसको हम कहते हैं तो ये होता है क्लासिकल मोशन। क्लासिकल मोशन गति की ऐसी अवधारणा है जो वस्तुएं हमें सामान्यतः दिखती है हमारे आसपास, जैसे कोई आपका यहाँ बस है, और कोई कार है, कोई बॉल है। इनकी गति की जब हम बात करते हैं बड़ी स्पष्ट है कि हम इसको हम देख सकते हैं, और यह गति सीधी रेखा में अथवा घूमते हुए गति कर रही है। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल है कि इसका क्या संवेग होगा, क्या मोमेंटम होगा। गतिशील वस्तु इनर्शिया के रूल को फॉलो करेगा। तो विज्ञान की सामान्य समझ पर आधारित है, और इसके जो कि डेवलपमेंट में सबसे जो विशेष योगदान है हमारे एंशिएंट फिजिसिस्ट न्यूटन्स का, और गति के लिए अलग अलग मोशन उन्होंने, गति के इक्वेशंस को उन्होंने दिया है। तो ये जो अवधारणा है ये बहुत सीमित अवधारणा है। जो हमारी लीनियर मोशन जो कॉन्सेप्ट है, हमारी पूरी एंशिएंट मतलब ये क्लासिकल मैकेनिक्स लीनियर मोशन को डिस्कस करता है, और लीनियर मोशन की अवधारणा बहुत छोटी अवधारणा है। हम जब और ज़्यादा विज्ञान के ओर मूव किए हैं तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी हमारे सेल्सियस बॉडी हैं, खगोलीय पिंड हैं, उनके गतियों को ऑब्जर्व किया है। हालांकि वहाँ पर हम पहुँच करके नहीं ऑब्जर्व किए हैं, इसीलिए इसको मेटाफिजिक्स मैंने बोला। वो अपने ज्ञान से, अपने चेतना से उसको महसूस करते हैं, और फिर उनके मोशंस को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर ये जो मोशंस हैं, इसमें मैं आपको बताऊं, अगर हम द मोशन ऑफ मून की बात करूं, मोशन ऑफ मून, हर कोई
मून को देखता है, मोशन ऑफ मून, तो आपको लगता है कि चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ घूमता है। आपको बताया गया है कि अगर यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है और यहाँ पर हमारा मून है, चंद्रमा है, इसके चारों तरफ घूमता है। सब लोग बताया इसके चारों तरफ घूमता है। लेकिन आप ये कभी नहीं सोच पाए कि आखिर में चंद्रमा इतनी आसानी से जो दिखाया जाता है ऐसे वास्तव में घूमता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह गति की हम प्राचीन अवधारणा से थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं, आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी जो चंद्रमा है पृथ्वी को घूमती है और हमारी पृथ्वी क्या करती है, सोलर सिस्टम में सूर्य को घूमता है। तो पूरी की पूरी अगर हम इस बात को यहाँ दिखाएं तो हमारा यहाँ सन होगा और हमारी जो अर्थ होगी यहाँ पर कहीं है अर्थ, और ये अर्थ इसको आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि यह सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पथ पर क्या करती है, घूमती है। यहाँ पर हमारा सन है और मैं बताऊं कि हमारा जो मून है यह एक पृथ्वी का उपग्रह है जो इसके चारों तरफ घूमेगा। तो वास्तव में यहाँ जो मैं दिखाया हूँ एक तरह से कहना कि फर्स्ट जनरेशन मोशन की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम दिखा दें पृथ्वी के चारों तरफ हमारा चंद्रमा घूम रहा है। चंद्रमा ऐसे नहीं, चंद्रमा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोशन को फॉलो करता है, बहुत जटिल गति है कि यहाँ पर पृथ्वी लगातार इधर जाती रहेगी। जानते हैं कि 365 सही 1/4 दिन में अपनी एक चक्कर को पूरा करता है, लेकिन हर जो उपग्रह हैं वो ग्रह को परिक्रमा करते हैं। हमारा जो मून होगा ये यहाँ पृथ्वी को छोड़ करके कभी नहीं जाएगा और इस अर्थ के चारों तरफ ये घूमेगा। यहाँ पर जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ेगी तो वास्तव में देखिए जो मून है ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, इस तरह के रास्ते पर वो जाएगा ऐसे। और इतना ही नहीं, पृथ्वी अपने जगह पर क्या करेगी, स्पिन भी करेगी और मून का भी सेल्फ स्पिनिंग है। तो आप सोच लीजिए कि मून यहाँ पर रहेगा और इतनी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था के साथ वो हमेशा पृथ्वी के साथ जुड़ेगा, जो कि यह मून की अवधारणा है। ये कहती है क्लासिकल अवधारणा है, क्लासिकल पहले ऐसा। लेकिन अब हम जो देखते हैं मून को हम एक ऐसे फ्रेम में देखते हैं, अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं, तो मून इतने जटिल पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। यह हमारा मोशन की ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मोशन की मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आप ये देख के थोड़ा सा लगेगा, लेकिन यह सत्य है कि हमारी मून की मोशन इतना जटिल है। कई बार आप लोगों से ये कहा जाता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर क्या कर रही है कि थोड़ी सी तिरछी है, सब लोग जानते हैं। क्या कोई बता पाएगा कि कोई चीज़ अगर गोल हो, अगर एक फुटबॉल रख दें, पृथ्वी हमारी गोल है, तो फुटबॉल अगर गोल है तो कैसे झुका हो सकता है? आप इस पर जरा विचार करें कि कोई गोल चीज़ है, तो गोल चीज़ अगर यहाँ रख दें, यहाँ पर कोई गोल अगर चीज़, हालांकि 3 डायमेंशन में फुटबॉल होगा, हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ गोल बनाए तो गोल चीज़ किसी भी दिशा में रखेंगे तो झुका तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम झुका मानते हैं। तो यह गति की एक नवीन पैरामीटर्स पर ये सारी बातें हैं। हमारी स्टूडेंट भी इसको देख रहे हैं और स्पेशली आप ही लोगों के लिए वीडियो है कि आप इसको समझें कि आखिर में कैसे झुका इसको मानते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी मोशन अगर हम बिना किसी फ्रेम के डिस्कशन करें तो मोशन के बारे में पूर्ण ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी एक सोलर सिस्टम में है और इस मोशन की जो ये अवधारणा है कि हमारी पृथ्वी 22.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री पर जो झुकी हुई है, तो ये आप कैसे कर पाओगे? गोल मान करके कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मानते हैं कि कोई भी मोशन कम्प्लीटली तब हम बता पाएंगे जब किसी फ्रेम में इसको हम डिस्कशन कर रहे हैं, और इसको कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। अभी सर ने बोला इसे फ्रेम ऑफ
रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो ये पूरे सोलर सिस्टम में, अपने सौर परिवार में सूर्य उस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और सूर्य उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केंद्र पर है। उसके रिस्पेक्ट में हम पृथ्वी को झुकी हुई मानते हैं, अन्यथा हमारी पृथ्वी वैसे आप कभी आज ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि हमारी कोई सेल्सियस बॉडी, चाहे हमारा जो अर्थ है वो झुका हुआ है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए एज एग्जाम्पल के तौर पर कि ये कौन सी लाइन तिरछी है, ऐसे आप इसको कहने के लिए नहीं बता सकते किसके रिस्पेक्ट में। अगर हम दीवार यहाँ रखते हैं तो ये लाइन यहाँ से सीधी दिखेगी। अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं और यहाँ पर क्या करें, ओरिजिन रखें, तब ये तिरछी होगी। अगर यही तिरछी लाइन है, लेकिन हम क्या करें, एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, यहाँ पर ओरिजिन हो और यह एक एक्सिस हो और वाई एक्सिस और यह एक एक्स एक्सिस हो, तो ये चीज़ झुका हुआ हम नहीं कह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गति को समझें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझें, जिसका हम अभी एग्जाम्पल एक बताए और आपसे बार बार पूछा जाता होगा कि पृथ्वी कैसे झुकी हुई है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर इसको हम बताते हैं। और सन हमारा क्या होता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सेंटर होता है। तो गति की जो दूसरी अवधारणा है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर के थोड़ी सी और एडवांस चीज़ों को बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन की नवीन अवधारणा, जिसको हम रिलेटिविटी कहते हैं, सापेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं, उसको दिया है। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन जैसे कि आप देखें, दो व्यक्ति हैं, ए और यहाँ एक बी है, दोनों किसी साइकिल से या किसी चीज़ से अगर मोशन कर रहे हैं, जा रहे हैं, अगर दोनों सेम दिशा में जाएं, अगर इनकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर्स है, एक ही साथ जाएं तो वो अपने घर से स्कूल तक चले जाएंगे, लेकिन उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस में आपका क्या होगा, अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब ए के परितः जो है बी क्या है, हमेशा रुका हुआ है, और बी के परितः ये क्या है, हमेशा रुका हुआ है। लेकिन अगर यही उल्टा दिशा में जाए, एक इधर जाए ए और बी इधर आए, तो देखेंगे अगर यह बी ए को देखता है अथवा ए बी को देखता है, तो बहुत तेज़ी से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसका मतलब इनका जो वास्तविक गति है वह क्या होगा, 12 किलोमीटर पर आवर्स होगा। और कभी भी अगर इनके बीच में किसी भी मोशन के कॉन्सेप्ट को अगर हम रखेंगे तो हमें यह लेना पड़ेगा, यह होता है रिलेटिविटी मोशन की अवधारणा। आप थोड़ा सा इसको और आगे आकर के समझें। अगर मान लीजिए कि ये दोनों एक ही दिशा में जाएं, लेकिन इनके गति में अंतर हो, तो देखेंगे अगर एक यहाँ पर 4 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है और यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, जैसे एक बाइक से जा रहे हैं एक साइकिल से, तो देखेंगे कि जो साइकिल वाला बाइक को बल्कि 6 किलोमीटर नहीं महसूस करेगा, उसको महसूस करेगा कि वो 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। आप थोड़ा सा रिलेटिविटी का यहाँ पर एक मतलब समझें। मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यह व्यक्ति इस दिशा में 343 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पर एक बम गिराया जाता है। अगर यहाँ पर एक बम गिराया जाता है, यहाँ थोड़ा सा इस यहाँ पर गिराएं, इससे थोड़ी सी आप पीछे ले लीजिए इसे। अगर यहाँ पर एक बम गिराया जाता है तो यह जो व्यक्ति है इस आवाज़ को कभी नहीं सुन सकता है। आप सोचेंगे कि क्यों नहीं सुनेगा, इसलिए नहीं सुन सकता है क्योंकि ध्वनि की यहाँ मैंने स्पीड लिख रखा है, और जैसे जैसे यह व्यक्ति आगे जाएगा ध्वनि इसके पीछे आएगी और यह ध्वनि कभी भी इस व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकता है। जबकि इसी के बगल यहाँ से कोई एक व्यक्ति इसके दूर काफ़ी दूर है, लेकिन वो इस दिशा में आ रहा है, तो इस जो बम फटने की साउंड्स है इसको वो बहुत तीव्र इंटेंसिटी के साथ सुनेगा। अब देखें कि एक ही घटना है, घटना क्या है, एक सिंगल इवेंट है, लेकिन दो व्यक्तियों के द्वारा, दो ऑब्जर्वर जो हैं
ऑब्जर्वर इसको अलग अलग तरीके से महसूस कर रहे हैं। एक व्यक्ति कभी इसको समझ ही नहीं पा रहा कि यहाँ कोई बम गिरा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको समझ पा रहा है, जबकि ये इससे ज़्यादा समीप है तब भी नहीं जान पा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, यह गति की यहाँ पर सापेक्षिक अवधारणा जो है रिलेटिव मोशन के चलते हो रहा है। और रिलेटिव मोशंस किसी भी परसेप्शन को, किसी भी घटना को टोटली क्या करता है, चेंज करता है। तो आज हम जब भी किसी भौतिक अवधारणा की डिस्कस करते हैं, कोई वैज्ञानिक अवधारणा का डिस्कस करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, रिलेटिव अवधारणा को लेकर के हम आगे डिस्कस करते हैं। पुरानी अवधारणाओं में हम इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करते थे, तो हम थोड़ा सा विज्ञान की कुछ और ऐसी एडवांस चीज़ों पर अभी आप से डिस्कस करेंगे जो मोशन से टोटली जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि हमारी पूरी कॉस्मिक जो सेटअप है, जिसको कहते हैं यूनिवर्स, पूरी कॉस्मिक सेटअप है, ये पूरी कॉस्मिक सेटअप में कोई भी घटना हो उसको हम रेडिएशन के माध्यम से डिटेक्ट करते हैं। मतलब कहीं से सूर्य से लाइट आ रहा है, किसी चंद्रमा से लाइट आ रहा है, और इसलिए हमारे लिए लाइट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। लाइट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। हम किसी भी चीज़ को, चाहे हम टेलीस्कोप लगाते हैं, चाहे कुछ भी लगाते हैं, तो वहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है जहाँ पर हम उससे चीज़ों के एनालिसिस करते हैं कि चीज़ें वहाँ पर किस तरह की रिएक्शन हो रहा है। अलग अलग हमारे प्लेनेट से अलग अलग तरह की रेडिएशंस आती हैं और उसका हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन आप लाइट के बारे में एक चीज़ नहीं जानते हैं। सभी लोग आज तक यही पढ़ते आए हैं कि लाइट क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में। लेकिन यह बात जो कि सही नहीं है, यह बात गलत है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसको बताता है कि लाइट कर्व पथ पर भी घूम सकती है। लाइट आल्सो गोइंग ये आर्क, किसी आर्क पर लाइट चल सकती है। यह हमेशा कोई सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है कि लाइट सीधी पथ पर जाए। और हमारे सभी प्लेनेट से जो भी रेडिएशंस आ रहा है, और चाहे हमारी इस अर्थ पर भी कोई इंटेंस लाइट अथवा रेडिएशन को भेजेंगे, तो वह सीधी रेखा में नहीं जाती है। इस पर लाइट को ग्रेविटी प्रभावित करती है। तो द पाथ ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी। जरा आप समझें कि कैसे ग्रेविटी आखिर में लाइट को सीधी रेखा में प्रोपेगेट करने से वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है, उसको रोकती है। ये ऐसा नहीं कि विज्ञान का ही व्यक्ति इसको समझ सकता, कोई भी समझ सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। ये हमारी पृथ्वी है और हम सभी लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। अगर हम मान लीजिए जो हमारी पृथ्वी है हमेशा क्या दिखती है, प्लेन दिखती है। प्लेन इसलिए दिखती है, गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। और हर चीज़ों को जो भी हमारे अर्थ के सरफेस पर है, इटसेल्फ हम भी सबको केंद्र की तरफ खींचती है। तो हम लोगों पर एक परपेंडिकुलर बल यहाँ लगता है नीचे की तरफ, और चाहे वो पृथ्वी भले कर्व है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमारे लिए समतल है, वैसे ही लंबवत लगती है फोर्स। अब जो इसके ऊपर से कोई रेडिएशन जाए यहाँ पर मान लीजिए आपने एक लाइट, लेजर का मतलब सिर्फ ये हुआ कि हाई एनर्जी का लाइट जो बहुत दूर तक जिसकी रोशनी जा सकती है। इंटेंस लेजर की हम बात कहें, बहुत दूर तक जा सकती है। अगर हम इसको भेजें तो आपको लगे ये सीधे यहाँ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम 5 फीट ऊपर से इसको टार्च को जलाए हैं। यहाँ पर कोई है, महाराजगंज में कोई खड़ा है, हम निचलौल से बोल रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर 5 फीट के ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ 5 फीट का, उसके कमर पर ये लाइट जाना चाहिए।
आपको लग रहा है कि सीधे जा रहा है, यस या नो? सबको पता है कि लाइट सीधे जा रहा है और यहाँ पर ये लाइट पहुँचेगा तो वही 5 फीट की ही हाइट पर पहुँचेगा। लेकिन ये लाइट अब सीधी नहीं जा रही है, ये लाइट कर्व पथ पर जा रही है। जैसे अगर यहाँ पर देखो पृथ्वी की सतह तो ऐसे है, कर्व है, और ये पूरा स्पेस में कॉस्मिक सेटअप में है। कॉस्मिक सेटअप का मतलब हुआ कि किसी चीज़ पर को यह नहीं है, अपने आप एक बेस्ट ज्योमेट्री है। कॉस्मिक सेटअप यूनिवर्स की ये एक तरह से कहें कि हमारे पुराणों में डिस्कस है कि एक कोई गॉड है और जो पूरा इसका सृजन किया है, और विज्ञान भी अंततः वहीं तक पहुंच रहा है। तो आप देखोगे कि ऊपर फ्लोट करता है, स्पेस में है। अब यहाँ से अगर कोई रेडिएशन, कोई भी लाइट छोड़ा जाए, भेजा जाए और बहुत ही इंटेंस दूर तक जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि लाइट यहाँ जाएगा, ऐसे सीधे जाएगा? क्योंकि अभी मैंने बताया कि लाइट तो यहाँ पर अगर कोई 5 फीट ऊंचाई पर है तो यहाँ पर महाराजगंज में भी 5 फीट ऊंचाई पर ही पहुँचेगा। तो मान लीजिए इस कर्व पर उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग लेजर हो, इंटेंस लेजर हो, इससे भी ज़्यादा इंटेंस लेजर हो, और लाइट और भी आगे प्रोपेगेट करे, यहाँ पर उसको पहुँचना है, तो लाइट कैसे जाएगी? ये तो लाइट कभी यहाँ पहुँच ही नहीं सकती है। तो लाइट ऐसे यहाँ पर पहुँचेगी क्योंकि लाइट पर ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा और लाइट ऐसे कर्व पथ पर आएगी। तो जहाँ जैसी ग्रेविटी होती है उसी के अकॉर्डिंग लाइट बेंड करता है। लाइट सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर कोई रेडिएशन भेजा और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, आप कभी सोचे हो कि अगर हम यहाँ पर BBC लंदन से कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो कि हमारे ग्लोब पर हमारे जस्ट पीछे है, और यहाँ पर हमारा इंडिया है, और अगर हम ग्लोब में देखें तो अपोजिट साइड में अमेरिका हुआ, कनाडा से कोई चीज़ भेजा तो ये पीछे होगा, जो हम बोर्ड पे नहीं बना पा रहे हैं इसके अपोजिट साइड में होगा, और सारे वहाँ के सिग्नल्स यहाँ आ रहे हैं हमारे सतह पर। तो अगर सीधे जाते तब तो कभी वो आ ही नहीं पाता, लेकिन नहीं, वो ग्रेविटी की चलते बेंड करके आता है। तो यह अवधारणा जो मॉडर्न अप्रोच है कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, एंड यह हमारा ग्रेविटी के चलते कर्व पथ पर जाएगा, इस अप्रोच को लेकर के सारे कॉस्मोलॉजी के रिसर्च हुए हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे छात्र इसको जानें। शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ग्रेविटी के चलते। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ छोटा सा। सभी लोग जानते हैं कि एक नया टर्म है आजकल, ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब ये होगा कि अंतरिक्ष में कोई ऐसा जगह है, स्पेस है, जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और ग्रेविटी ज़्यादा होने से कोई भी चीज़, सामान्य भाषा में कोई भी चीज़ अगर वहाँ से गुजरेगी, चाहे कोई वस्तु हो, कोई पार्टिकल है, चाहे हम हुए, चाहे यहाँ तक कोई लाइट ही है, जाएगा तो अपने में खींच लेगी, और जब अपने में खींच लेगी तो वहाँ से कोई चीज़ वापस नहीं आएगा। कोई चीज़ क्या होगा? वापस नहीं आएगा। और जब कोई चीज़ वापस नहीं आया तो ये जगह क्या होगी? ब्लैक दिखेगी, ब्लैक। जैसे कि आप देखते हैं कोई चीज़ हम कैसा दिखते हैं, अगर आप कोई शर्ट पहनते हैं, रेड कलर का शर्ट पहनते हैं, वो रेड इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे जो भी आँखें हैं वहाँ से रेड रिफ्लेक्शंस आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब ये हुआ कि जितने भी कलर के लाइट हम डाले हैं, 7 कलर की लाइट होती हैं, उन 7 कलर की लाइटों में से वो जो कपड़ा रेड है वो सभी कलर के उसकी लाइट के गुण को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, और केवल रेड कलर को क्या करता है? परावर्तित कर रहा है, इसलिए वो रेड दिख रहा है। लेकिन अगर कोई लाइट जा रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक होल जोन है, यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ से लाइट, तो देखो ये लाइट अगर सीधे जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्लैक होल के ऊपर से भी लाइट ऐसे गुजर जाएगी, कोई लाइट तो सीधा जाता है, लेकिन लाइट सीधा नहीं जाता है, यही तो बात है। लाइट यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटी क्या है? ज़्यादा है, और ग्रेविटी ज़्यादा होने के चलते लाइट को ये अपने तरफ खींच लेता है। यहाँ से लाइट जाएगा, इसको खींच लेगा, और सभी कलर के लाइट को वो खींच लेगा। जब वहाँ से कुछ भी वापस नहीं आएगा तो ये क्या दिखेगा?
ये आपका ब्लैक दिखेगा, ये आपका काला दिखेगा, ये मतलब होता है। और ऐसा क्यों है? ग्रेविटी ज़्यादा है, ग्रेविटी मास पर निर्भर है। जो बहुत बड़ा पृथ्वी होगा, बहुत बड़ा ग्रह होगा तो उसका मास ज़्यादा होगा, वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ की मास, यहाँ पर जो पदार्थ है उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। और फिर तो यहाँ पर फिर देखते हैं कि लाइट को अपनी तरफ खींच लेता है। अब मैं बता रहा हूँ कि अब एक दूसरी अवधारणा, वो अवधारणा ये है कि अगर आप लाइट को बता दें खींचता है और लाइट को बताएं कि लाइट वेव है, वेव को कोई चीज़ कैसे खींच सकता है? मैं बताऊँ, लाइट वेव है अथवा लाइट एक पार्टिकल, एक कण है, यह बहुत विवादित बात है और सदियों से विज्ञान इस पर अपना मत दे रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट मत नहीं है कि लाइट क्या है। लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है, यह कभी हम नहीं कह सकते हैं। लाइट कुछ कंडीशन में पार्टिकल है और कुछ कंडीशन में वेव है। फिर यहाँ पर जो हम अभी ब्लैक होल की बात किए हैं, फिर बताया कि लाइट फोटान है और फोटान एक कणिका की तरह से, एक पार्टिकल की तरह से है और वो पार्टिकल नेचर को फिर से क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। हम बीच में वेव नेचर पर ज़्यादा बिलीव करने लगे थे, लेकिन नए खोज फिर लाइट को पार्टिकल जैसा बता रहा है, ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है और पार्टिकल को ही कोई चीज़ अपनी तरफ खींच सकता है। तो ब्लैक होल अल्टीमेट लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। मतलब प्रकाश जो है एक कण की जैसे भी है और एक तरंग की जैसे भी है। तो यहाँ पर गति की जो सेकेंड हम बता रहे हैं कि एडवांस जो हम आज भौतिकी की बात करते हैं, जहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स अभी नया इसमें रिसर्च क्वांटम इंटेंगलमेंट है, जहाँ पर हमें नए अवधारणाओं को जानने को मिला है और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये द्वैत प्रवृत्ति जो लाइट की है, इसको हम लेकर के डिस्कस करते हैं और यहाँ पर मोशन की एक अलग अवधारणा होती है। ये टोटली अवधारणा को ही हम क्या करते हैं, अलग तरह से देखते हैं। तो देखिए कहीं कहीं हमारे पास जो ये कॉस्मिक सेटअप है, यह कॉस्मिक सेटअप में मोशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसीलिए मैंने मोशन को लेकर के यहाँ हम डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं कि हमारे ऊपर एक हमारी मिथोलॉजी है, हिंदू मिथोलॉजी। कभी हम लोग अपने ग्रंथों को नहीं अच्छे से देखते हैं, उस पर नहीं विचार करते हैं। हमारी पूरी ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है और यहाँ पर किस तरह से किसी भी चीज़ की गति, मैंने बताया कि संसार में हर सृजन गति पर आधारित है, हर गति एक दूसरे को प्रभावित करती है। मैं बताऊं कि हमारे शरीर के अंदर अगर चाहे एक ग्लूकोज का मोशन हो रहा है, इंसुलिन का मोशन हो रहा है, कोई भी चीज़ें अगर गति में है तो प्रभावित करेगी। हमारे सूर्य का गति है, बृहस्पति का गति है, मार्स है, मंगल की गति है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है और विज्ञान भी इसको प्रूव किया है कि किस तरह से करता है मोशन, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। आपको बता दूं, हमारी जो ये पृथ्वी है, अभी मैं डिस्कस थोड़ा सा किया था आप लोगों से कि सूर्य के चारों तरफ घूमती है और ये 365 से 1/4 दिन में घूमती है। सोचो कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसका मास कितना है। हम छोटे से एक पृथ्वी पर किसी चीज़ को अगर तौलते हैं तो उसका बहुत ही ह्यूज मास है, इतना बड़ा है और इसका इसमें ऑर्बिट में घूमने का जो स्पीड है वह 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। देखो अगर हम अभी 2 सेकंड बीता, हम यहाँ से गोरखपुर चले गए, पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है और बिना किसी मतलब कोई मशीन नहीं इसको खींच नहीं रहा है। आप कभी सोचिए कैसे ऐसे हो रहा है। यह पूरे ब्रह्मांड का बेस्ट ज्योमेट्रिकल सेटअप है, ज्योमेट्रिकल सेटअप है। यह किसी व्यवस्था, किसी मशीन से नहीं चल रहा, एक ज्योमेट्री से चल रहा है और अपने आप ग्रेविटी के चलते सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच हैं और मोशन कर रहा है। लेकिन इस मोशन के बाद और क्या आगे की चीज़ें हैं। जब इतना तेज़ कोई मोशन अगर करेगा, आप अपनी गाड़ी को तेज़ चलाते हैं तो अगल बगल जो आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होता है वो हिलता है, उससे एक ध्वनि निकलती है। तो यहाँ से साउंड जनरेट होता है और अन्य जो हमारे ग्रह हैं, जो 8 प्लेनेट हैं,
उनसे भी साउंड निकलता है, और अल्टीमेट जो साउंड्स होते हैं अलग अलग रेडिएशन और उसके फॉर्म में कॉस्मिक वेव्स में कन्वर्ट होते हैं। कॉस्मिक वेव्स, ये मुद्दा है कि कैसे होता है। सुपरपोजिशन एक अध्यारोपण है, सभी एक दूसरे से अध्यारोपित होकर के नए वेव्स, नए रेडिएशंस के रूप में आगे प्रोपेगेट करते हैं। तो देखो, अगर हमारी पृथ्वी कोई न कोई साउंड्स जरूर क्रिएट करती होगी, इसी तरह से अन्य जितने प्लेनेट हैं वो अलग अलग साउंड और रेडिएशन को भेजते हैं, और अल्टीमेट उस सोलर सिस्टम में हम हैं। हम कोई भी रेडिएशन, 5G रेडिएशन है, हमारे सेहत पर क्या करता है, वो प्रभाव डालता है। हमारी न्यूक्लियर रेडिएशंस है, अगर वो विकिरण कहीं आ रहा है तो हमारे हेल्थ को चेंज करता है। तो कुछ रेडिएशंस हम देखते हैं, कुछ रेडिएशंस हम नहीं देखते हैं। तो जितने भी रेडिएशंस हैं, चाहे वो किसी भी प्लेनेट से आएगा, वो हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में ये चीज़ बताया गया है कि सूर्य हमें प्रभावित करता है, चंद्रमा हमें करता है, मार्स करता है। इसको विज्ञान ने प्रूफ करके बताया कि जो कॉस्मिक वेव्स हैं वह ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट डालता है, और इस तरह के मोशंस हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है, जिसको हम बहुत पहले ही अपने पुराणों में, अपने उपनिषदों में डिस्कस किए हैं और बताते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, सभी लोग जानते हैं, जो कक्षा 12 तक पढ़े हैं वो जानते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस। अभी बताया कि अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकलेगी, और अगर एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से क्या करें, मिले, और इनको मिलने को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन से दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है कि कंस्ट्रक्शन, कहीं कुछ अच्छा निर्माण होगा, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्शन, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ऐसे समझिए, कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज़ होगा जो हमारे लिए यूजफुल होगा, और जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होगी वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो अपने आप कुछ मान लीजिए कि हमसे मार्स दूर है, तो मार्स दूर है तो ऐसी कंडीशंस बनेगी, ऐसे समय अंतराल बनेंगे कि उससे जो वेव्स ओवरलैप करेंगी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। और जब हमारे क्लोजर होगा तो हो सकता है कि ऐसा समय आएगा कि जब ओवरलैप करेगा तो वहाँ पर हमारा क्या हो, इंटरफ्रेंस जो हो रहा है वह आपका कंस्ट्रक्टिव हो, वो निर्माण और सृजन करेगा। इसीलिए अलग अलग समय निकलता है कि यह काल जो कि शुभ काल नहीं है, यह भद्रा का समय है, और ये पूरी कॉस्मोलॉजिकल सेटअप का गहरा ज्ञान उन लोगों को है कि ये चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, क्योंकि ये कॉस्मोलॉजिकल जो कि साउंड्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारे तक पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं कि हम केवल बहुत कुछ ही तरंगों को 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुनते हैं, बाकी जो नहीं सुनते इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो है। हम जब फाइन डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगा, और इसको हम बहुत पहले से ही जानते हैं। अब एक मज़े की बात बताता हूँ, आप कभी भी पढ़े होंगे हिंदू धर्मों में कि 9 ग्रह हैं, और ये जो 9 ग्रह हैं ये सूर्य को लेकर के है। विज्ञान में 9 ग्रह और एक सूर्य को 10 मानते थे। जो हमारे वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं इस 10 ग्रह को मानते थे। 11 साल पहले वो लोग हमारे हिंदू मिथोलॉजी की तरफ मूव किए। उनको पता नहीं कैसे लगा कि नहीं, प्लेटो हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, जो कि वो अब ये बात कहते हैं कि प्लेटो नहीं है। हमारे ऋषि मुनि इसको बहुत पहले से ही जानते थे कि प्लेटो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे सौर परिवार का हिस्सा नहीं है, और पहले से सूर्य को लेकर के 9 ग्रहों की बात करते थे। हम लोग ने पूजा पाठ में भी 9 ग्रहों की बात करते हैं, और उनका प्रभाव हमारे ऊपर इस तरह से रेडिएशन के रूप में पड़ता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। उनकी समय, उनकी तिथियाँ, उनकी जगह हमें अलग अलग तरह की अवस्थाओं में पहुंचाता है। यह आज विज्ञान इसको प्रूफ किया है, और पूरा ये रिसर्च का फील्ड है कि किस तरह से पूरा यूनिवर्स की एक छोटी सी एनर्जी, एक छोटी सी गति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमें यह एक थोड़ा सा, जो अगर कभी सांख्यवाद कोई पढ़ा होगा, सांख्यवाद, उसमें एक शब्द होता है कि पुरुष और प्रकृति। वहाँ पर आता है कि पुरुष और प्रकृति। आप देखेंगे कि प्रकृति
पुरुष का मतलब हमारा पूरा ये भौतिक जीवन जहाँ हम लोग रहते हैं, यह टोटली प्रकृति से क्या करता है, इसका तालमेल है। प्रकृति का मतलब वहाँ की पूरा ब्रह्मांड हमको प्रभावित कर रहा है। और ऐसा सदियों पहले हमारे सांख्य दर्शन में ये सब चीज़ें बताई गई है, जिसको आज हम वैज्ञानिक रिसर्च के तहत इसको हम प्रमाण के रूप में अपने सामने लाते हैं। तो यहाँ ये गति की जो भी अवधारणाएं हैं, आप देख रहे हैं कि कॉस्मिक सेटअप हमारा कितना महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे हर क्रिएशन को प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं लेंगे। मैं बता रहा हूँ कि अभी यहाँ गति की बात कर रहा था, गति का। और गति से मतलब है कि किसी चीज़ का चलना, मतलब ये आप जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप देखिए कि जब गति की बात हो रही है, स्पीड, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका एक छोटी सी फार्मूला जो छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं, आप कभी इसको गौर नहीं किए हैं कि यहाँ पर समय मौजूद है और समय कितना इम्पोर्टेंट है। समय, अगर समय बढ़ जाए तो गति हमारी कम हो जाएगी, और अगर क्या होगा कि समय कम हो तो हमारी गति इससे प्रभावित हो जाएगी। तो पूरा का पूरा जब हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आइंस्टीन आते हैं, तो वो गति की एक नई अवधारणा फिर से देते हैं, और वह अवधारणा है जो रिलेटिविटी बता रहे हैं उससे अलग है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सभी हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बच्चे इसको पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा इसको और अप्लाइड तरीके से समझा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब बताया कि गति कितना महत्वपूर्ण है। अगर गति हमारी गति के लिए समय कितना महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ कहीं पर घटित हो रहा है तो सिर्फ इस चीज़ की स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। इस चीज़ की स्थिति अगर हम कोऑर्डिनेट में बात करें तो एक्स वाई, और अगर 3 डायमेंशन ले लें जिसको इस पर हम बना नहीं सकते हैं, एक्स वाई जेड, तो केवल स्थिति नहीं बल्कि यह तब महत्वपूर्ण होता है जब इसके लिए हम समय की भी बात करें। तो आइंस्टीन ने 4 वेक्टर की बात किया है, 4 डायमेंशन की बात किया है। 4 डायमेंशन, और 4 डायमेंशन के चलते ही उन्होंने रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जहाँ पर एक चौथी डायमेंशन टाइम लिया जाता है। उन्होंने बताया कि आपके यहाँ जो कुछ भी है, आपकी लेंथ, आपकी मास, मतलब आपका भार, आपकी लंबाई, ये सब अगर गतिशील है तो वह दूसरे तरह से होगा, और अगर रुका हुआ तो दूसरे तरह से होगा। यह सब कुछ गति से प्रभावित होगा। और यही अवधारणा जो है आइंस्टीन का, पहले जो रिलेटिविटी थी उसमें शामिल कर दिया जाए तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है। जैसे कि मैं बताऊं, आप जानते हो कि अगर कोई एक यहाँ पर हवाई जहाज है और ये स्पेस में हमारा क्या कर रहा है, ये मोशन में है, और हवाई जहाज है तो आप फास्ट मोशन को कंसीडर करें तो आप देखोगे कि यह सामान्य की तुलना में छोटा दिखाई देगा। सामान्य की तुलना में क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। लेकिन यही हवाई जहाज है तो वह हेलीकॉप्टर कभी लैंड कर जाए, कभी रुके, तब उसको देखोगे तो वह आपको कुछ बड़ा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि पास जाओगे तब बड़ा दिखाई देगा, वैसे भी अगर चलता रहेगा तो छोटा दिखाई देगा उसके तुलना में। ऐसी अवधारणाएं जो डिस्कस किया गया है, यह नए रिलेटिविटी में किया गया, जहाँ पर आपका गति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसकी गति बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, यह छोटा दिखेगा, और इसकी गति अगर प्रकाश की गति के बराबर हो जाए तो यह छोटा होते होते यह दिखना ही बंद हो जाएगा
और ये सूक्ष्म हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो उसकी जो साइज है छोटा दिखना चालू हो जाएगा। इस तरह की अवधारणा जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाता है, और यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। इसका उन्होंने एक फार्मूला दिया है, जैसे अगर यल हो, जो रुका हुआ कोई चीज़ हो, और अगर हम कहें कि यल डैश जो चल रहा है उस समय इसका क्या गति है, क्या इसका साइज है, अगर इसकी आकार की बात करें तो बताया कि यह यल इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा यल डैश। इसका मतलब यह हुआ कि आपको मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर यह यल डैश है, जो अगर मान लेते हैं 1 मीटर का यहाँ पर है, 1 मीटर का है, इसको आपने इसकी लंबाई को यल से मान लिया और अब ये चलने लगा, और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसकी लंबाई कैसे छोटा होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है कि अगर मानते हैं कि यल डैश है तो यल और यल में एक संबंध यह होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर आपका स्पीड बढ़ेगा तो देखोगे कि एक में से कुछ घट रहा है। यह जो क्वांटिटी है इसका गुणा भाग करोगे तो मिलेगा कि जो अगर इसकी गति बढ़ेगी तो इसकी गति बढ़ेगी तो एक में से कुछ घटेगा और कुछ घटेगा, तो टोटल इस यल डैश की वैल्यू क्या होगी, इस यल से छोटी होती जाएगी, इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। अगर मान लो कि यहाँ पर जो v है इसकी गति है, ये जो मान लो जहाज़ है, जहाज़ नहीं बल्कि इसको रॉकेट कर लें, और अगर इसकी गति अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गया तो देखोगे कि यहाँ पर ये जो v है c के बराबर हो गया, तो c और c क्या मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर यल रूट यहाँ लिए हैं, रूट लिए हैं, और आपको मिलेगा 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर c स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर c स्क्वायर। अगर इसकी गति इतनी ज़्यादा हो जाए कि यह क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलना चालू कर दे, तो देखोगे कि यह 1 माइनस 1 और यल डैश, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा ना। और फिर यहाँ की जो यल डैश की वैल्यू आई क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो आपको दिख रहा है यह वास्तव में वह नहीं है। गति की सबसे मॉडर्न अवधारणा है। इलेक्ट्रॉन की एक साइज होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन को कभी देख ही नहीं सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से घूमेगा तो वह होते हुए भी वो डिसअपीयर होगा। आप कभी फ़ैन चलाइए, फ़ैन को बहुत तेज़ चलाना चालू कर दीजिए, आप अपने घर पर प्रैक्टिकल करिए, बहुत तेज़ अगर फ़ैन चलाना चालू करेंगे तो देखेंगे फ़ैन हर जगह दिखेगा या तो फ़ैन दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब स्पीड बढ़ने से उसकी साइज़ छोटी होती जा रही है, और क्या हो रहा है, इस तरह से अगर स्पीड इसके बराबर हो जाए तो यह 0 हो जाएगा। ये मॉडर्न अप्रोच है रिलेटिविटी की, जिसमें गति हर चीज़ को क्या करती है, प्रभावित करती है। और यह जो इस अप्रोच में बता रहा हूँ, इसको हम एडवांस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको इस पूरी चीज़ों को थोड़ा समराइज करना चाहूँगा और ये बताना चाहता हूँ कि हमें गति समझना आवश्यक है। अगर हम विज्ञान के छात्र हैं अथवा विज्ञान के अध्यापक हैं तो ये सारी अवधारणाएँ हमें नवीन सृजन की ओर, नवीन वैज्ञानिक सोच की ओर ले जाती है, और फिर हम रिसर्च जैसे डायमेंशन में सोच सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि अगर इस तरह की सेशन बच्चों तक पहुंचाया जाए और हमारा कोई भी एक बच्चा इन सब चीज़ों को समझे और विज्ञान में अगर गहरी रुचि डेवलप करे, कोई भी छात्र अगर इसरो, DRDO अन्य जगहों पर जा रहा है तो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। हम चाहेंगे कि हमारे छात्र विज्ञान में इस तरह की अवधारणा को सीखें और फिर उसको अपने पढ़ाई के साथ साथ विकसित करें और रिसर्च अप्रोच को बढ़ाएं, ताकि आप भी फ्यूचर में अपने देश के काम आ सकें। इसरो और DRDO और अन्य संस्थाएं जो हैं वहाँ पर जाएं और देश का नाम रोशन करें। आप इस पर अगर वीडियो देखेंगे तो कमेंट में आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे उसको लिखें, और यहाँ पर और क्या चीज़ें आपको बताया जा सकता है उसको बताएं, तो मैं उस पर नई वीडियो भी आगे बनाता रहूँगा। आज मैं इस पर केवल एक कंक्लूड किया कि देखिए, मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोशन को अगर समझें
तभी जा कर के हम किसी भी वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो मोशन को लेकर के हम 3 बातें बताए हैं। जो सबसे पहले तो क्लासिकल है, क्लासिकल मोशन जो बेसिकली ऐसे कण और ऐसे बॉडी को एक्सप्लेन करता है जो सीधी रेखा में जाते हैं, अथवा ऐसे बड़े बॉडी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं तो उनको छू सकते हैं। फिर मैंने बताया कि ऐसे मोशन की अवधारणा जो रिलेटिव है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समझ सकते हैं, और यहाँ पर रिलेटिव मोशन को मैंने बताया। और फिर हमने सबसे लास्ट में अभी जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हूँ वह मैं ये बताया हूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ पर स्पीड हमारा क्या है, टोटली इन्फ्लुएंस्ड है टाइम से। और अगर टाइम आप क्या करोगे, स्पीड बढ़ाते जाओगे तो देखोगे कि मोशन की टोटली अवधारणा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आज का वीडियो हम इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। आप अपने कमेंट को इस वीडियो के साथ ज़रूर भेजिएगा, और फिर अगला वीडियो को लेकर के हम अगले किसी टॉपिक पर आएंगे। थैंक यू।